नमस्कार। रात के 8:50 हो चुके हैं और दिन है रविवार, यानी पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास का दिन। मैं हूं रूबिका लियाकत, मैडम आ चुकी हैं। ये वो क्लास है जिसे स्पेशल टॉपिक के तौर पर आज आपके सामने रखा जाता है। कवर स्टोरी की बात होती है तो यहां भी हाजिरी फुल होनी चाहिए, क्योंकि पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में हम टॉपिक के हर पहलू पर बात करते हैं और तफसील से बात करते हैं। तो आज का चैप्टर क्या है और ये चैप्टर आपके लिए क्यों जरूरी है, आपको बता देती हूं। आज क्या तारीख है? क्या तारीख है? 21 जून, यानी वर्ल्ड योगा डे। 2014 से पहले क्या आपने कभी सोचा था कि योग पूरी दुनिया में इस कदर छा जाएगा? दुनिया का इतिहास गवाह है कि हर बड़े कदम, बड़ी क्रांतियां, बड़े फैसलों के पीछे एक वजह रही है, एक बड़ा विचार। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी के यूएन के जनरल असेंबली में रखे एक विचार ने पूरी दुनिया में योग क्रांति लिख दी। तो आज की एक्स्ट्रा क्लास की शुरुआत योगा डे की शानदार तस्वीरों और योगा डे के ग्लोबल कनेक्ट से। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। तो करीब 12 साल पहले किसने सोचा था कि योग का भी पुनर्जागरण काल आएगा, और ऐसा आएगा कि दुनिया में योग एक नई संस्कृति बन जाएगा। शांति और सर्वे भवन्तु सुखिनः का अनहद नाद जैसे भारत के योग सूत्र से सिद्ध होता दिखेगा। तो सवाल यह है कि वैश्विक शांति को सुनिश्चित करने के लिए, उसे चैतन्य करने के लिए दुनिया कौन सी राह चुने? क्या युद्ध शांति का रास्ता निकालते हैं? ईरान अमेरिका युद्ध में शांति वाला राग अभी तो खाली जाता ही दिख रहा है। इजराइल के हमले लेबनान में हिजबुल्लाह पर जारी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की गुंजाइश दिख नहीं रही। ऐसे में दुनिया को जोड़ कौन रहा है और शांति के सूत्र के साथ? वो हैं पीएम मोदी और भारत का योग सूत्र। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। योग का अर्थ है जुड़ना और जोड़ना। करीब 12 वर्ष पहले पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में अपने भाषण के दौरान दुनिया भर में एक योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। और दिलचस्प बात यह भी है कि योग दिवस के प्रस्ताव को अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों सहित करीब 175 देशों का समर्थन मिला और वर्ल्ड योगा डे मनाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। तो इंटरनेशनल योगा डे के 12वें सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वो योग को केवल एक दिन तक सीमित न रखें। उन्होंने योग 365 पहल और इस वर्ष शुरू किए गए 100 दिवसीय ऑनलाइन योग कार्यक्रम का जिक्र किया, जिसमें 130 देशों के 30 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का
आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। तो कहां-कहां पहुंच गया योग सूत्र? ये तस्वीरें चीन के शंघाई की देखिए। शंघाई के बर्न फाइनेंस सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 400 लोग एक साथ योग करने पहुंचे। तो वहीं अमेरिका में भी विश्व योग दिवस अपनी रंगत में देखा। अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास ने इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए वॉशिंगटन डीसी के विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लिंकन मेमोरियल पर एक बेहद भव्य और विशाल योग सत्र का आयोजन किया, जब सैकड़ों लोग एक साथ योग के अलग अलग आसनों को करते दिखे तो संदेश दूर तक गया। तो वहीं रूस के मॉस्को में भी विश्व योग दिवस का उत्साह चरम पर रहा। यहां पर भी लोग योग करते दिखे। यानी एक बात तो बहुत साफ हो गई, जिस संकल्प के साथ पीएम मोदी ने योग दिवस शुरू करने का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में रखा था, वो संकल्प सिद्ध होता दिखता है। पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे की धूम नजर आती है। लोग जुड़ते हैं और योगा कर रहे हैं। Actually, very grateful to the Prime Minister Modi ji for making this practice so much international, for establishing this International Yoga Day. And in Russia, it's a very popular event. In many cities of Russia, Moscow, St. Petersburg, and all others, we do special sessions in the morning. अनिश्चितता, अविश्वास और युद्ध के साए में खड़े विश्व के लिए मोदी का शांति पथ स्पष्ट रहा है। योग को वैश्विक पहचान देना, भारत की ज्ञान परंपरा का प्रसार करना, वसुधैव कुटुंबकम का संवेदनशील परस्पर विश्वास का मंत्र, पर्यावरण और जलवायु संरक्षण को लेकर लाइफ मिशन, विश्व में वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर देते इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो अभी फ्रांस के साथ हुआ है, इसके साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज बनना। पीएम मोदी के ये वो विचार हैं जो वास्तव में बदलते ग्लोबल ऑर्डर में वैश्विक शांति की मजबूत गारंटी की तरह है। बीते करीब 12 सालों में भारत ट्रांसफॉर्म हुआ है और इसके पीछे एक बड़ी वजह है, एक विचार, एक सोच। फिर चाहे वो विचार स्वच्छता अभियान का रहा हो, हर घर शौचालय का रहा हो, या फिर वैश्विक स्तर पर युद्ध नहीं बुद्ध का रहा हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अपने लोगों की रक्षा और सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता कर रहा है। ऐसा कतई मत सोचना। दुश्मन के लिए मोदी की नीति क्रिस्टल क्लियर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ये संदेश दे भी चुकी है और आज पीएम मोदी ने बंगाल में 3 फ्रंटलाइन जहाजों को इंडियन नेवी को सौंपा है, जिसे दुश्मनों का काल कहा जा रहा है। और ये ऐसे ही काल नहीं कहा जा रहा है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक। खास बात यह है कि तीनों जहाज स्वदेशी हैं। शांति भी और क्रांति भी, सरलता भी लेकिन शक्ति की साधना भी, प्रस्तर संकल्प भी और प्रचंड प्रहार भी। मोदी युग में भारत ने इसी नीति के साथ नव भारत में प्रवेश किया है। शांति भारत की मौलिकता है, लेकिन शत्रु यदि नहीं सुधरे तो फिर शक्ति संधान भारत का मूल है। पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के बेड़े को 3 स्वदेशी युद्धपोत सौंपे। व्यवसायो अस्माकं विजया के अनहद नाद के साथ नीले समंदर में उतरा आईएनएस दूनागिरी। मार्गस्य नेता सागरस्य वेत्ता के उद्घोष के साथ गरजता आईएनएस संशोधक।
और सदैव अग्रणी रणविजयी के सूत्र वाक्य से अरि को भयभीत करता आईएनएस अग्रय। अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। शांति सुनिश्चित होती है सामर्थ्य और शक्ति से। पीएम मोदी ने इसी विजन के साथ भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया है और उसमें अब ज्यादा फोकस मैरीटाइम क्षमताओं और शक्ति पर है। लेकिन सवाल है क्यों? साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। आईएनएस दूनागिरी एक मॉडर्न स्टील फ्रिगेट है जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला 5वां युद्धपोत है। आईएनएस दूनागिरी को घातक बनाती है इस पर लगी ब्रह्मोस मिसाइल। इसके साथ ही बराक 8 जैसी मिसाइलें दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों को हिट कर सकती हैं। फिर आता है आईएनएस अग्रय जो दुश्मन की सबमरीन का पता लगाएगा। यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का चौथा जहाज है। आईएनएस अग्रय में हल्के टॉर्पीडो लगाए गए हैं और ये स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर से लैस है। तीसरा है आईएनएस संशोधक जो सर्वे वेसल सीरीज का चौथा जहाज है। ये तट और गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे, समुद्री डेटा कलेक्शन करेगा। इसे डिफेंस सिविल यूज के लिए बनाया गया है। इसके अलावा ये समंदर के रास्तों का सर्वे भी करेगा। समंदर की सरहद भले साफ नहीं दिखती, लेकिन नीले समंदर की लहरों पर लंबे डग भरते भारतीय नौसेना के इन युद्धपोतों की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। बीते 12 वर्षों में पीएम मोदी के डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया कन्विक्शन ने इंडियन नेवी को मजबूत किया है। लेकिन 2014 से अब तक का सफर आसान नहीं था। पर आज का विश्व भारत के सामर्थ्य को देखकर अचंभित है। कुछ वर्ष पहले जब हमने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था। आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है। यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। लेकिन मोदी के संकल्प आज के भी हैं और आगे के भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने का ऐलान अभी हुआ नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं के तीनों विंग्स का पराक्रम और प्रहार सीमा पार बैठे आतंकियों के आका मुल्ला मुनीर और शहबाज देख चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के तीनों विंग्स की ताल ने मुनीर एंड कंपनी के ठिकानों को तार तार कैसे कर दिया, ये भी दुनिया देख चुकी है। मुनीर की नींद
उड़ी हुई है। ट्रंप मोदी की मुलाकात के दौरान ट्रंप की इस बात से I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract, but if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. मुनीर की हालत खराब है ये सोचकर कि अगर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 छेड़ा तो फिर क्या होगा। पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। मुनीर ने कहां फंसवा दिया। पाकिस्तान पस्त है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मियां मुनीर तुमसे ना हो पाएगा। एक तो वैसे तकलीफें कम थी, ऊपर से और फंसा दिया। आखिर मोदी नीति ने ऐसा क्या कर दिया कि कभी भारत पर 50% का मोटा टैरिफ थोपने वाले ट्रंप मोदी की शान में कसीदे पढ़ने लगे। बात इतनी भर नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा में ट्रंप का वो बयान है जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर भारत के खिलाफ कोई हमला करेगा तो उसे अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। मोदी नीति ने पाकिस्तान की हवा खराब कर दी है। हालांकि ये बात भी सच है कि मोदी जानते हैं कि पाकिस्तान का इलाज कैसे करना है। पिछले साल भारतीय जाबाजों ने मुनीर एंड कंपनी का भरपूर इलाज किया भी है। दरअसल मोदी नीति वास्तव में 3 डायमेंशनल है। शांति सूत्र, शक्ति संधान और सटीक कूटनीति। तो बात शांति की भी हो गई, सुरक्षा की भी हो गई, और यह बात क्लियर है कि भारत शांति की केवल बात नहीं करता है, वो निभाता भी है। और अगर कोई उसकी शांति भंग करने की कोशिश करता है तो फिर घर में घुसकर उसका इलाज भी कर देता है। ये मोदी नीति है, और इसी नीति ने दुनिया में भारत के कद को और उसके किरदार को शानदार कर दिया है। फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, यूरोपीय यूनियन हो, कनाडा हो, रशिया हो, इटली हो, ग्लोबल साउथ के दूसरे देश हो, मैं किस किस का नाम गिनाऊं, सब के सब कह रहे हैं भाई कमाल कर दिया, मोदी ने कमाल कर दिया। अतिशयोक्ति नहीं है। G7 में आपने देख लिया, डोनाल्ड ट्रंप को देख लिया, मैक्रो को सुन लिया। ये डोनाल्ड ट्रंप 16 महीने के बाद भाई साहब पीएम मोदी से मिले थे। टैरिफ वैरिफ से लेकर मुल्ला मुनीर से दोस्ती वोस्ती सारा चैप्टर भैया ने निभा लिया। और आखिर में हुआ क्या? ढाक के 3 पात आना पड़ा ना, ग्रेटेस्ट लीडर बोलना पड़ा ना। अमेरिका भारत के साथ खड़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है। और वैसे ट्रंप साहब माफ कीजिएगा, अब भारत आप पर एतबार तो नहीं रखता है जैसे पहले रखा करता था, क्योंकि बीते 16 महीनों में पीएम मोदी ने ग्लोबल लेवल पर 3 डायमेंशनल काम किया है: दोस्ती, डिप्लोमेसी और डील। जब दुनिया में युद्धों के डेडलॉक ने ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डाल रखा है, जब ट्रंप नीति ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है, जब हॉर्मुज के खुलने बंद होने पर संशय बरकरार है, जब अमेरिका और यूरोप के बीच दोस्ती खटाई में पड़ चुकी है, तब शांति की, स्थिरता की, भरोसे की और आर्थिक सुरक्षा की एक बड़ी उम्मीद नए भारत की ओर है। दुनिया के मित्र पीएम मोदी की ओर है। भारत और मोदी के साथ जुड़ने को हर देश बेताब है। इसकी वजह है भारतीय अर्थव्यवस्था की वो रफ्तार जो मोदी विजन, वर्जन और कन्विक्शन के फॉर्मूले की बदौलत बनी है। दुनिया देख रही है कि ट्रंप के अवैध टैरिफ और मिडिल ईस्ट तनाव से उपजे तेल संकट के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी 7% से ऊपर की रफ्तार पर कायम है। युद्ध और शांति के बीच झूलती दुनिया को भरोसा मोदी के 3D सूत्र पर है: दोस्ती, डिप्लोमेसी और डील। चाहे पिछले महीने यूरोप के देशों का दौरा रहा हो या फिर इस बार G7 का शिखर सम्मेलन, मोदी का मैसेज हर प्लेटफॉर्म पर लाउड एंड क्लियर रहा:
दोस्ती, भरोसा और ट्रेड से समृद्धि की बात। परस्पर सहयोग और सम्मान का सूत्र भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, यानी भारत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। भारत के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। टेरर पर उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार है। भारत इस पर कायम था और रहेगा। और भारत दुनिया में मल्टीपोलर व्यवस्था का हिमायती है और उस पर कायम रहेगा। तो क्या भारत की इसी तटस्थता और उसके अडिग रुख ने ट्रंप को भी झुकने को मजबूर कर दिया? Friends, thank you. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Namaste Trump. Right, remember that? He did Namaste Trump in India. That was great. And we'll be going to India sometime in the future. मोदी विश्व बंधुत्व के सूत्र पर दोस्त बनाते रहे, दोस्ती निभाते रहे, ट्रस्ट और ट्रेड दोनों मजबूत करते रहे। जबकि नोबेल शांति पुरस्कार पाने को कभी बेचैन रहे ट्रंप युद्ध करते रहे और दुनिया को आर्थिक संकट की तरफ धकेलते। ये मई महीने में मोदी का रिपोर्ट कार्ड है कि 5 देशों की यात्रा में पीएम मोदी ने यूएई के साथ ऊर्जा सुरक्षा और बड़े निवेश का रास्ता साफ किया, तो वहीं नीदरलैंड्स में मोदी ने ग्रीन एनर्जी समेत 17 समझौते किए। स्वीडन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लेकर प्रतिबद्धता मजबूत हुई, तो पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से भी सम्मानित किया गया। नॉर्वे में पीएम मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो वहीं इटली में आईमेक सहयोग के साथ ही कई डील्स मई महीने में हुई। दुनिया के सामने 2 डॉक्ट्रिन है, एक मोदी डॉक्ट्रिन और दूसरा ट्रंप डॉक्ट्रिन। सवाल यह है कि वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए कौन सा डॉक्ट्रिन ज्यादा असरदार है? दुनिया इसका जवाब बखूबी जानती है, क्योंकि ट्रंप डॉक्ट्रिन ने दुनिया को सिर्फ युद्ध का तनाव, महामंदी की आशंका, घोर अविश्वास, अवैध टैरिफ, आतंकवाद पर दोहरा रुख, घोर अस्थिरता और यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की सनक के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। तो क्या ट्रंप को भी अब ये बात समझ में आने लगी है कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई रास्ता दुनिया का भला कर सकता है तो वो मोदी डॉक्ट्रिन ही है, जो परस्पर सहयोग और परस्पर हित पर चलता है, ध्वंस या विस्तारवाद वाली नियत के साथ नहीं। युद्ध दुनिया का वर्तमान नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया का वर्तमान फिलहाल तो युद्ध में ही खड़ा दिख रहा है। युद्ध ने विश्व में अविश्वास को बढ़ाया है। मोदी नीति अविश्वास से भरी दुनिया में विश्वास की नीति है, लेकिन बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से सचेत होकर और राष्ट्रहित को साध कर चलना ही मोदी नीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब इंडियन डिप्लोमेसी का चैप्टर आपके सामने खोल रही हूं। एक वक्त था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को आए दिन गीदड़ भपकी दिया करता था, याद है ना आपको? पानी के लिए खून बहाने की धमकी तो अभी भी दे रहा है, लेकिन अब उसका नतीजा क्या होता है वो आप भी जानते हैं। पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। सिंधु जल संधि निलंबन की आप बात कर लीजिए। पाकिस्तान इस मसले को लेकर दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है, रो रहा है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंधु जल संधि पर भारत के साथ बातचीत करवाने की भीख मांगी है और कह रहा है पाकिस्तान प्यासा मर सकता है। अब
सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पानी बंद करने पर सांसें बंद करने की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान उसके तेवर ठंडे कर रहा है? क्यों पाकिस्तान का गला सूखने लगा है? और भारत को गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान आखिर कैसे घुटनों के बल आ गया है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाती हूं। कभी परमाणु बम की गीदड़ भभकी, कभी जंग की धमकी, और अब एक एक बूंद पानी के लिए पूरी दुनिया में फरियाद। ये वही पाकिस्तान है जो हर बात पर युद्ध की गीदड़ भभकी देता था, लेकिन सिंधु जल संधि पर रोक के बाद पानी के संकट ने उसकी पूरी हेकड़ी निकाल दी। देखा आपने, बात बात पर गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान पानी के लिए ऐसे छटपटा रहा है कि पूछिए ही मत। दुनिया भर में गुहार लगा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। सिंधु जल संधि पर भारत की रोक से पाकिस्तान का गला ऐसा सूखा कि वहां के हुक्मरान कभी यूएनएससी की चौखट पर जाकर रो रहे हैं, तो कभी ब्रसेल्स के कॉन्फ्रेंस में बैठक कर भारत पर हाइड्रो हेजेमनी का बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। भारत की हाइड्रो हेजेमनी का रोना रो रहे ये जनाब पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम और विदेश मंत्री इशहाक डार हैं, जिन्होंने सिंधु जल संधि पर भारत की रोक से अपने मुल्क का गला सूखने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई। भारत से आने वाली नदियों के बहाव को बदलने की भारत की कोशिशों पर ध्यान देने की अपील की। कहा कि इससे पाकिस्तान की जल, खाद्य और आर्थिक सुरक्षा खतरे में है। पाकिस्तान का डर वाजिब है, क्योंकि भारत ने दो टूक कह दिया है कि बस अब बहुत हो चुका है। भारत ने साफ कर दिया कि सिंधु जल संधि अब पुरानी पड़ चुकी है, अब बहाल नहीं होगी, और जिस देश की पहचान ही आतंकवाद को पालना हो, वो दोस्ती और सहयोग की भीख नहीं मांग सकता। संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से पाकिस्तान को खूब लताड़ लगी। भारत की तरफ से पानी रोकने की बात हुई तो दो मुहे पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा है, तैयारी भी कर रहा है। भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। जब ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिया है तो उसको एक भी बूंद पानी नहीं जाए, उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। उसके अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश के साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो काम चल रहा है तो समयबद्ध तरीके से वो काम चल रहा है, और एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा, ये जो शब्द है वो बिल्कुल पक्का, एक भी बूंद पानी अगले सालों में नहीं जाएगा कुछ दिनों के बाद, ये मैं आपको कह सकता हूँ। यानी सिंधु जल समझौते पर रोक अब सिर्फ कागजों तक नहीं है, बल्कि जमीन पर भी उतरने लगी है। बस यहीं से पाकिस्तान की बेचैनी खुलकर सामने आ गई। भारत की तरफ से पानी रोकने की बात हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और बड़ बोले नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की संसद से जंग की गीदड़ भभकी तक दे डाली। बिलावल की धमकी के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी हुकूमत भी एक्टिव हो गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पानी को जिंदगी बताकर दुनिया से सहानुभूति जुटाने लगे। लेकिन पाकिस्तानी अपनी फितरत से नहीं जाते। एक तरफ पानी के लिए गुहार लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जंग की हुंकार भी भर रहे हैं। सवाल है कि पाकिस्तान का गला क्यों सूख रहा है? आखिर पाकिस्तान में इतनी घबराहट क्यों है? बिलावल से लेकर ख्वाजा आसिफ की ये गीदड़ भभकियां किसे डरा रही हैं? जंग की धमकी देने वाले पाकिस्तान को शायद ये नहीं पता कि भारत के एक फैसले से उनकी आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था ढह सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की करीब पूरी कृषि व्यवस्था सिंधु नदी प्रणाली पर टिकी हुई है। पाकिस्तान की लगभग 80% सिंचाई सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। पानी की कमी से प्रमुख फसलें जैसे चावल, कपास और गेहूं की पैदावार पर सीधा असर पड़ रहा है। कम पैदावार से पाकिस्तान में खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा हो सकती है, वहां महंगाई और बढ़ सकती है। पाकिस्तान में हाइड्रो पावर प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। पानी और ऊर्जा की कमी से पाकिस्तान की जीडीपी में 1.5 से 2% तक की गिरावट आ सकती है और बेरोजगारी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया भी अब मान रहा है कि पानी का मुद्दा उनके लिए एटम बम से भी बड़ा झटका है।
पाकिस्तान को डर सिर्फ पानी का ही नहीं है, पानी की कमी से मुल्क की आर्थिक तबाही से लेकर भुखमरी का भी खौफ है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से ही भारत अपना रुख साफ कर चुका है। पीएम मोदी ऐलान कर चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। नदी हमारी, पानी हमारा। सिंधु जल समझौता सीधा सीधा भारत की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा था। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत का संदेश पहले से भी ज्यादा स्पष्ट है। आतंक की कीमत अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, सिंधु का पानी भी है। जो आतंक को पालेंगे उन्हें भारत का पानी भी नहीं मिलेगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में पानी के लिए चीख पुकार मची हुई है और आवाम पाकिस्तानी हुक्मरानों को कोस रही है। आवाम के इसी बागी तेवर को देख पाकिस्तानी हुक्मरानों का गला सूख रहा है। जिस पानी के लिए वो जंग लड़ने की हुंकार भर रहे थे, अब कह रहे हैं हमारा पानी मत रोकिए। कभी आतंकवाद की आड़ में भारत को धमकाने वाला पाकिस्तान आज पानी की बूंद बूंद को मोहताज है। बिलावल की गीदड़ भपकियां हो या डार की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोती बिलखती फरियाद, सब बेअसर है। भारत ने साफ कर दिया है कि जिनकी आंखों का पानी मर चुका है, उन्हें भारत से पानी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, हम लोगों ने कहा था। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया कि जिनकी आंख का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया है। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे। बहन, जाहिर है भारत ने सिंधु के पानी को आतंकवाद के खिलाफ हथियार बना लिया है और न्यू इंडिया ना गीदड़ भपकियों से डरता है और ना ही आतंकवाद के हमदर्दों के साथ कोई रियायत बरतता है। ऐसे में अब पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी आतंक की फैक्ट्री बंद कर दे या फिर सिंधु की सूखी धाराओं के बीच अपनी बर्बादी का तमाशा खुद देखे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब अगला चैप्टर। ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई। हालांकि क्या ही कहा जाए, इजराइल लेबनान पर हमले करने से रुक नहीं रहा है। ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है। अमेरिका बार बार डील लॉक की बात तो कह रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है। अमेरिका ईरान के बीच हुई इस डील से मुल्ला मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक सब बड़े गदगद हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका की इस डील से पाकिस्तान की झोली में आखिर आएगा क्या, उसके कटोरे में क्या आएगा। पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि लंबे वक्त के बाद जो ये कंगाली वो झेल रहे हैं उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर में चर्चा चल रही है कि क्या मुनीर के हिसाब से हमेशा की तरह सिर्फ भीख का कटोरा खाली ही रह जाएगा? क्या पाकिस्तान के हालात सुधरने की बजाय और डरावने हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में तलाशिए। स्विट्जरलैंड में मान न मान शहबाज मुनीर बने जबरदस्ती के मेहमान। पाक चला था शांति दूत बनने, लेकिन कतर ने साइडलाइन कर दिया। कतर के क्रेडिट लूटने का डर। जल्दी में स्विट्जरलैंड पहुंचे शहबाज मुनीर। जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति की डील साइन हो चुकी है, तो पाकिस्तान से आए शहबाज मुनीर स्विट्जरलैंड में क्या कर रहे हैं? जब पूरी दुनिया इस युद्ध को रुकवाने के लिए कतर को क्रेडिट दे चुका है, तो आतंक परस्त शहबाज और मुनीर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर आज स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में अमेरिका ईरान की बातचीत में मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान मानता है कि उसने जबरदस्त भूमिका निभाई।
जबकि कतर सहित पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती की भूमिका निभाई है। पाकिस्तान की तरफ से पहले ये तय हुआ कि इस कार्यक्रम में इशाक डार को भेजा जाएगा, लेकिन जैसे ही शहबाज और मुनीर को पता चला कि शांति समझौता का पूरा क्रेडिट कतर को जाने वाला है, तो वो दोनों ही स्विट्जरलैंड पहुंच गए। 17-18 जून को जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता साइन हुआ, वैसे ही पाकिस्तान क्रेडिट लेने की दौड़ में कूद पड़ा। पाकिस्तान ने मध्यस्थता का रोल प्ले किया और क्रेडिट लेने की कोशिश की। पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुद को मुख्य मध्यस्थ बताने की कोशिश की। शरीफ ने डील की घोषणा की, साइनिंग सेरेमनी में स्विट्जरलैंड का जिक्र किया। पाकिस्तान की भूमिका को हाईलाइट करते हुए डील को तुरंत प्रभावी बताया, जबकि सच्चाई यह है कि इस बार भी पाकिस्तान ने इस रोल को ओवर प्ले किया और ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश में लग गया, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच पिछली बातचीत कई बार फेल हुई थी। दूसरी तरफ ईरान ने कभी पाकिस्तान का पूरा भरोसा नहीं किया, क्योंकि ईरान जानता है कि पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका की हाथ की कठपुतली है। इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक बयान ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी। पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि अमेरिका के सामने पाकिस्तान की असली हैसियत क्या है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से ईरान अमेरिका डील की शर्तें सार्वजनिक करने पर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि ईरान के साथ हुए समझौते की शर्तें सार्वजनिक करने में इतनी देरी क्यों की। इसका जवाब देते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर तंज कस दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के पॉडकास्ट में कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 15 जून को अंतरिम एग्रीमेंट की घोषणा की, लेकिन एमओयू की शर्तें रोके रखी। लगातार सवाल उठाए गए कि अमेरिका ने इन शर्तों को रोक कर क्यों रखा। वेंस ने आगे कहा कि पाकिस्तान में ये उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान और कतर में अमेरिका जैसी प्रेस की आजादी नहीं है, इसलिए वहाँ चीजें अलग तरह से होती हैं। यहाँ जेडी वेंस ये कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान और कतर में मीडिया उतनी आजाद नहीं है जितनी अमेरिका में, इसलिए वहाँ बातचीत को सीक्रेट रखना आसान होता है। जेडी वेंस के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती वायरल हो गई। पीस मेकर का दावा करने वाले शहबाज और मुनीर ने असलियत में सीधा सीधा एक डाकिये का काम किया। अमेरिका और ईरान ने जो मैसेज दिया वो दोनों देशों के सामने रख दिया। जो ट्रंप ने बोला उसका मैसेज ईरान तक पहुंचा दिया और जो ईरान ने बोला वो मैसेज ट्रंप की टीम तक पहुंचा दिया। यानी पाकिस्तान ने खुद कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनाई। शहबाज और मुनीर ने खुद किसी भी नेगोशिएटिंग पार्टी में अपने पॉइंट्स का जोर नहीं डाला, जबकि कूटनीति की भाषा में जो नेगोशिएटर होता है वो दोनों पक्षों को गारंटी देता है, जबकि पाकिस्तान ने अब तक कोई गारंटी नहीं दी है। 14 जून की देर रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया, अमेरिका और ईरान में शांति समझौता हो गया है। दोनों देश लेबनान सहित सभी मोर्चों पर तुरंत मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करने के लिए तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद ट्रंप ने भी एक पोस्ट के जरिए कंफर्म किया, ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई। दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। ईरान की तरफ से भी पुष्टि की गई कि दोनों पक्षों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू फाइनल कर लिया है। इससे ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटेंगी और मौजूदा सीज फायर आगे बढ़ेगा। इसके बाद ट्रंप का बयान आया कि ईरान के साथ युद्ध रोकने का समझौता हो गया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौते से अमेरिका संतुष्ट नहीं हुआ तो सख्त कदम उठाएगा। इस बयान के बाद शहबाज और मुनीर की बत्ती गुल हो गई, क्योंकि ईरान से परमाणु कार्यक्रम की गारंटी लेने की हिम्मत पाकिस्तान की नहीं है। तो एक्स्ट्रा क्लास में अब चैप्टर समाप्ति की ओर मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन कल रेगुलर क्लास है, सबकी अटेंडेंस फुल चाहिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूं, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है तो फिर इन्फॉर्म्ड रहना होगा और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए न्यूज़ की पाठशाला में दाखिला लेना होगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, हाजिर हो जाऊंगी सोमवार को।